नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स विद पीटी आईएएस एकेडमी में। 19 जून का हमारा लेसन तैयार है। हमारी सीरीज का ये 6th लेसन है। कैसे हैं आप सभी? आई होप अभी तक के सारे सेशन आपने देख लिए। कंफर्म कीजिए एक बार कितने लोगों ने अभी तक के सारे सेशन देखे। तो शुरू करें आज का काम। हमारे अनुभव का पूरा पूरा लाभ लीजिए और अपने दोस्तों तक भी ये फ्री सेशन पहुंचाइए। ये सीरीज केवल सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स की है जो समय बचाना चाहते हैं और अपने नोट्स वगैरह अच्छे से अप टू डेट रखना चाहते हैं। हमने अभी तक 4 प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑन कर दी हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इन चारों प्लेलिस्ट का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। आप पीडीएफ को क्लिक करेंगे तो ये लिंक्स इंडिविजुअली भी एक्टिव हो जाएंगी। कृपया सब देखें और एक बार कमेंट हेड में कंफर्म करें किसमें से कितनी आपने देखी है। और जब भी हमारे साथ जुड़े तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला एनालिसिस लेसन 6 का है, असेसिंग स्टूडेंट्स इन पैंडेमिक टाइम। तो हिंदू अखबार का ये संपादकीय लेख में आपके लिए हाजिर है लेके फेयर असेसमेंट। तो कोशिश ये होनी चाहिए सीबीएसई की और साथ ही साथ सीआईएससीई की भी कि किसी भी तरह से पैंडेमिक के समय में जब कंटिन्यूस असेसमेंट और एक फाइनल असेसमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत बनाई हुई नई स्कीम में जो भी स्टूडेंट्स का असेसमेंट हो वो फेयर हो, क्योंकि सारी जिंदगी लोग ये मार्क्स अपने साथ लेके चलने वाले हैं। अब सिचुएशन तो काफ़ी ट्रेजिक है ही, लेकिन अब उसमें से मुसीबतों में से रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स को रोक के तो नहीं रख सकते, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो सीबीएसई जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी असेसमेंट, उसने क्या कहा? उसने पूरा का पूरा मार्क्स टेबुलेशन का एक सिस्टम बना के सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया और 12वीं के छात्रों के लिए ये दिया गया है, जिसमें अब सीबीएसई कहता है कि मैं 10वीं के स्कोर भी यूज़ करूंगा, 11वीं के भी करूंगा और 12वीं के भी करूंगा, और ये तीनों को मिला के मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। पैरेलल में CISCE, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ने बोला है हम भी हमारा फॉर्मूला बहुत जल्दी दे देंगे। अब पिछले एक साल से क्या हुआ दोस्तों, पूरी दुनिया में पैंडेमिक ने सारे एकेडमिक्स को पूरी तरह से उलट पुलट के रख दिया। इट हैज कंप्लीटली अपेंडेड द एंटायर एकेडमिक शेड्यूल्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अपेंडेड का मतलब आप समझते हैं, जब आप किसी भी चीज को बोलते हैं इट हैज बीन अपेंडेड, उसका मतलब होता है सर के बल उल्टा कर देना। इट हैज बीन अपेंडेड, समझ गए? और ये तो एक समस्या सारी दुनिया की, सिर्फ अकेला भारत तो है नहीं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट। तो छात्रों का मूल्यांकन करना कठिन, क्योंकि सारी जिंदगी ये मार्क्स साथ में चलेंगे। कई देशों ने अपने हाइब्रिड सिस्टम बनाए, थोड़ा इसका थोड़ा उसका, ऐसा मिला मिला के एक सिस्टम बनाया है जिसमें एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट दोनों होते हैं। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय, उसने सीबीएसई को बोला कि भाई आपकी स्कीम आप थोड़ी सी जल्दी बता दें, क्योंकि विद एवरी पासिंग डे लैक्स एंड लैक्स ऑफ फैमिलीज आर हैविंग अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम। सीबीएसई ने स्कीम दी। सीबीएसई बोलता है कि मैं 10वीं क्लास, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास तीनों के मार्क्स यूज करूंगा, थ्योरी, एक्चुअल स्कोर्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल्स। अब 30-30-40 का रेशियो दे दिया गया है। तो थ्योरी, स्कोर्स ऑफ एक्चुअल इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल्स का रेशियो बनाकर उन्होंने ये रेशियो दे दिया, और इसमें मार्क्स 10वीं, 11वीं, 12वीं तीनों के लेंगे। तो लॉजिक क्या देता है सीबीएसई? लॉजिक उसका ये है कि जितने भी एबरेंट फेसेस होते हैं किसी स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में, भाई 10वीं में मूड ठीक नहीं था, तबीयत खराब थी, या किसी तरह से एडजस्टमेंट नहीं हो पाया स्कूल में अच्छे से, परफॉर्मेंस खराब था, कोई बात नहीं, 11वीं के भी ले लेंगे। अब 11वीं में मूड नहीं था, पता नहीं था कि बोर्ड एग्जाम नहीं है और आगे चल के ये इतनी इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं, हम 12वीं के ले लेंगे। तो 3 बार तो बहाना नहीं कर सकता ना कोई स्टूडेंट, नहीं तो फिर तो वो स्टूडेंट शायद एकेडमिक में इंटरेस्टेड ही नहीं था। लॉजिक ये है, जो 10वीं के मार्क्स हैं दे विल बी द एवरेज ऑफ द बेस्ट 3 अमंग 5। तो ये तो एक अच्छा डिसीजन है। ऑल्सो गिवन इन द प्रोविजन टू टेक अ क्लास 12 पब्लिक एग्जाम बोर्ड्स लेटर व्हेन द पैंडेमिक वेन्स। अब ये भी एक गली सीबीएसई ने ही बना के दे दी, जो देना चाहें तो बाद में सही समय पर परीक्षा हो सकती है। लेकिन अभी क्योंकि 3rd वेव 4th वेव की बातें हैं, तो हमें पता नहीं है कि ये समय आएगा भी कि, और आएगा तो आएगा भी कि नहीं, और आएगा तो कब आएगा, कैसे आएगा, और बहुत कम स्टूडेंट ही शायद उसके लिए जाएं। तो अब जो सबसे बड़ी कुंजी है इस नई स्कीम की सफलता की, वो है सभी हजारों स्कूलों में बनने वाली कमिटीज। अब ये जो समितियां बनेंगी और जिस तरह से वो पूरा क्लास 12 की मार्किंग को अकाउंट फॉर करेंगी, तो उन्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के लाखों घरों में और लाखों स्टूडेंट्स के पास में ना तो स्मार्टफोन डिवाइसेस रहे, ना सही ढंग से इंटरनेट उनके पास रहा। ऐसे बच्चों की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी मार्किंग के समय। 12th का असेसमेंट 31 जुलाई तक फाइनली सामने आ जाएगा। तो स्कूल कमिटीज जितनी भी हैं, हजारों, हर स्कूल की अपनी एक कमिटी होगी, सारा का सारा थ्योरी सेगमेंट को बहुत पारदर्शी तरीके से मार्क करना पड़ेगा, और 11वीं और 10वीं के मार्क्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मॉडरेटिंग करना। अब जो 3-3 साल पुरानी बातें हैं उनको फिर से उठाना, यानी
स्कूल्स के पास तो पूरा 24/7 का काम है। फ्रॉड बहुत हो सकता है क्योंकि जो ताकतवर पेरेंट्स हैं, हो सकता है वो स्कूलों पर दबाव बना के अपने अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कोर लोकली निकालने की कोशिश करें, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट की बात है। और ये तो 100% होना ही होना है। जितने भी पेरेंट जो कहीं से दबाव डाल सकते हैं वो कोशिश करेंगे कि दबाव डालें। और ये भी हो सकता है कि कई स्कूल की कमेटियां खुद आगे होके ही जो मार्क्स इन्फ्लेशन की एक बात होती है ना, वो करें ग्रेड इन्फ्लेशन। वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो स्कूल कमिटीज को ऐसा नहीं करना चाहिए। एडिटर यही बोल रहा है और सही बात बोल रहा है। सीबीएसई ने ये बोला है कि इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए ये जो रिजल्ट कमिटीज बनेंगी सारे स्कूलों में, इसमें स्कूल के बाहर के एक्सटर्नल मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि चीज़ों को आप ट्रांसपेरेंट रख नहीं पाएंगे। तो उसके बाद आने वाले कई सालों तक लोग 2021 के इन स्कोर्स को शंका भरी निगाहों से देखेंगे, जिससे इन बच्चों को आगे जॉब्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कॉलेज एडमिशन्स में, पीजी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये जिम्मेदारी स्कूलों की और स्कूल कमिटीज़ और रिजल्ट कमिटीज़ की है। अब इसके पीछे पीछे स्टेट के सारे बोर्ड्स भी वेट करके देख रहे हैं कि क्या होगा। और एक गुड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस भी चाहिए, क्योंकि लाखों स्टूडेंट कहीं ना कहीं हो सकता है मन में अपना एक डाउट रखें कि भाई हमें सही मार्क्स नहीं मिले, तो उनको कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीका भी देना पड़ेगा। और पैंडेमिक तो अभी समाप्त हुआ नहीं है ना, धीरे धीरे अब चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं। लेकिन अभी सबको वैक्सीन लगे नहीं है, समय लगेगा 6 महीने 12 महीने। और ये रैंडमली इवॉल्व हो रहा है, नए नए डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गए, किसी को पता नहीं है। तो इसलिए अब भारत को एडिटर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया पूरे 2021-22 के लिए और उसके आगे के लिए एक कंटिन्यूअस असेसमेंट सिस्टम इन पैंडेमिक टाइम इवॉल्व कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया एडिट था और लाखों परिवारों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने विशेष तौर पे सबसे पहले ही लिया। इसकी समरी कमेंट थ्रेड में निकाल दीजिए और आपको ये नई स्कीम कैसी लगी बताइए, और क्या आपके मन में कोई ऑल्टरनेटिव स्कीम है वो भी सजेस्ट कीजिए। आज का हमारा दूसरा एडिट है रशिया यूएस डेटॉ अ रे ऑफ होप। तो रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति अभी जब मिले और एक तरह से उनके रिश्तों में अब फिर से जो एक खराब फेज था उसको समाप्त करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एग्रेशन को खत्म करके दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कम से कम न्यूट्रल होंगे, तो शायद ये आशा की किरण है। स्पेशली क्योंकि इन दोनों के बीच में जो हजारों हजारों न्यूक्लियर वेपन्स तैनात हैं, उनको लेके आर्म्स कंट्रोल की अब केवल एक ट्रीटी बची है, बाकी की एक्सपायर हो गई। ऐसे में दोनों का मिलना भी जरूरी था और मिलके एक पॉजिटिव सेंस में बात करना भी जरूरी था। तो जून 2021 में जिनीवा में जो समिट हुई अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में, वो काफी प्रेग्मेटिक ग्राउंड्स पे हुई ना। तो इसमें बहुत लंबी लंबी फेंकी गई कि हम दुनिया बदल के रख देंगे, हम रीडिफाइन कर देंगे, हम हिस्टोरिक हो जाएंगे, हम माइलस्टोन्स बना देंगे। इस तरह की लंबी लंबी किसी ने भी नहीं दी, क्योंकि दोनों को पता है ऐसा कुछ होना ही नहीं है। और ये तब हुई मीटिंग जब फरवरी मार्च में प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुल्लम खुल्ला व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा बोला था कि वो व्यक्ति तो हत्यारा। उसके बावजूद मीटिंग हुई। इसका क्या मतलब? बाइडेन और पुतिन दोनों समझते हैं कि किसी भी तरह का बिगड़ा हुआ रिश्ता अब किसी के भी हित में नहीं है। अमेरिका रशिया के रिलेशंस जो हैं कोल्ड वॉर समाप्ति के बाद 1991 में सोवियत यूनियन का पतन और उसके बाद एक एक करके पूरे ईस्टर्न यूरोप के कम्युनिस्ट ब्लॉक का पतन, वहां पे जाके शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। मुझे कमेंट थ्रेड में आपसे 2 सवालों के जवाब चाहिए। शीत युद्ध क्या था? व्हाट वॉज द कोल्ड वॉर? कब से कब तक हुआ, उसमें हुआ क्या क्या? ये पहला सवाल जरूर ढूंढ के 2 4 5 6 स्टेटमेंट्स में बढ़िया जवाब दीजिए। और दूसरा सवाल ये था, व्हाट हैपेंड टू द मार्केट एंड डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन ऑफ सोवियत यूनियन आफ्टर इट कोलैप्स्ड एंड टर्न्ड इनटू CIS एंड रशिया? तो क्या रशिया वाकई में मार्केट और डेमोक्रेटिक इकोनॉमी बन पाया? बताइएगा। अब यूएस ने सीधे सीधे आरोप लगाया है रशिया के ऊपर कि 2016 और 20 के चुनावों में तुमने लोकली सारा का सारा सोशल मीडिया और IT मैनिपुलेशन किया, जिससे ट्रंप को फायदा हुआ और इनफैक्ट ट्रंप तो राष्ट्रपति तुम्हारी वजह से बन गया। और पिछले 2 सालों में अमेरिका में इतने सारे साइबर अटैक्स हुए, सोलर विंड का हमला हो या इस साल का कॉलोनियल पाइपलाइन का हो। और सीधे सीधे जो बाइडेन ने बोल दिया है कि भाई तुम जो इंटरनल डिसेंट खत्म कर रहे हो रशिया में, जैसे अलेक्सी नवैल्नी को उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाला है, तो अभी कल तो बाइडेन ने यहां तक भी बोला था कि नवैल्नी की मौत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इफ नवैल्नी डाइज देन वी विल मेक रशिया पे अ वेरी बिटर प्राइस फॉर इट। खुल्लम खुल्ला उन्होंने सीधे बोला कि ह्यूमन राइट्स कम अबव एवरीथिंग एल्स। ये बहुत बड़ा टर्न है विश्व राजनीति में, ध्यान रखिएगा। रशिया पैरेलल में बोलता है कि अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी बना रहा है, लेकिन अमेरिका सारी दुनिया में दखलंदाजी करता है, हजारों लोग मर जाते हैं और उसके बाद भी अमेरिका अपने मकसद में कभी कामयाब हो नहीं पाता, जैसे अफगानिस्तान इराक में देखा। तो अमेरिका किस मुंह से हमको भाषण दे रहा है? लेकिन इस सब के बावजूद दोनों रीइंगेज कर रहे हैं। उनके जो एम्बेसडर्स अपने अपने घर वापस बुला लिए थे उनको फिर से भेज दिया है। एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डायलॉग शुरू हो रहा है। हथियार नियंत्रण के लिए एक सामरिक स्थायित्व वार्ता अब शुरू हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है।
रशिया ने जब से अपनी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी सोवियत यूनियन के 1990 के कोलैप्स के बाद रिट्रीट कर ली थी, वो बहुत ज़्यादा दुनिया से एंगेज नहीं कर रहा था, काफ़ी मतलब डीमोरलाइज थी वो कंट्री। लेकिन जब से पुतिन ने चार्ज लिया, देखिए 5 साल 2 बार 91 से 2000 तक बोरिस येल्तसिन राष्ट्रपति थे, उनके हटते ही पुतिन आए और पुतिन ने फिर थोड़ा सा जोर आजमाइश शुरू की। और वो क्यों की? क्योंकि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री अलायंस ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, वो पूर्वी यूरोप में घुस रहा था। तो पुतिन बहुत घबरा गए और उन्होंने अपनी तरफ से एग्रेशन दिखाना शुरू किया। तो फिर पश्चिम नाराज हो गया। आप देख रहे हैं कैसे एक्शन रिएक्शन। तो मैच्योरिटी इसमें होती है कि दोनों साइड एक एक कदम पीछे खींचें, तो उससे क्या होता है, एकदम से स्टेबिलिटी आ जाती है। नहीं तो आप दोनों ही अगर चौधरी बनेंगे और एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे और आंखें दिखाएंगे लाल लाल, तो दिक्कत होगी। रूस ने 2008 में जॉर्जिया में युद्ध छेड़ दिया, तो उसके बाद डेमोक्रेटिक रशिया का सपना हमेशा के लिए वेस्ट का टूट गया। और उसी के साथ जब फाइनली क्राइमिया का एनेक्सेशन रूस ने किया, तो G8 को भी G7 ने खत्म कर दिया और रूस उससे बाहर हो गया और यहां रिश्ते एकदम ही बिगड़ गए। 2016 में रशिया ने साइबर अटैक किए, इलेक्शन इंटरफेरेंस किया और ट्रंप जीते, ऐसा आरोप है। रशिया मना करता है, ट्रंप भी मना करते हैं। लेकिन इससे अमेरिका में पुतिन की रेपुटेशन और रशिया की रेपुटेशन एकदम से माइनस में चली गई। लेकिन अब बाइडेन और पुतिन चाहते हैं कि इस स्लाइड को रिवर्स किया जाए। इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी मैं और आपको बता दूं। बाइडेन ने क्योंकि क्लियरली बोल दिया कि मेरी फॉरेन पॉलिसी में 2 ही बड़ी नीतियां रहेंगी 4 साल, चाइना और क्लाइमेट चेंज। तो चाइना को अगर चेकमेट करना है तो रूस से दोस्ती तो करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो रूस और चाइना अगर बिल्कुल ही पक्के दोस्त बन गए तो फिर आप क्या करेंगे? साइबर अटैक सारा रेड लाइन। बाइडेन ने साफ बोल दिया कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो साइबर अटैक करेगा। और अब एडिटर बोलता है हिंदू का कि कोल्ड पीस अब इन दोनों को आपस में बना लेनी चाहिए। सीरिया की समस्या हो, यूक्रेन की समस्या हो, धीरे धीरे उसको सुलझाइए। किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, रशिया एक ग्रेट पावर तो रहेगा। लेकिन अगर पुतिन चाहते हैं कि रशिया की पुरानी ग्लोरी रिस्टोर हो, खैर पुरानी तो सोवियत यूनियन की थी, लेकिन आज के रशिया की अगर ग्लोरी रिस्टोर करनी है, पश्चिम से पंगे लेके तो निश्चित ही नहीं होगी। तो आपको कहीं ना कहीं परमानेंट हॉस्टिलिटी खत्म करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। सवालों के जवाब देते चलें और इसका एनालिसिस 2-3 लाइनों में कमेंट थ्रेड में लिखिए। आपको समझ में आ रहा है ना सब? चलिए गुड। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। व्हाट नीड्स टू बी डन विद वैक्सीन? तो ये हमारा भारत का इंटरनल सवाल आ गया कि टीकों का अब क्या करना है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। काफी लंबा चौड़ा एडिट है, मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा दूंगा। देखिए कोविड-19 जब से भारत में आया, दुनिया में आया, उसके 8 से 10 महीने में उसके टीके पीछे पीछे आ गए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्योंकि आजकल क्या है दोस्तों, प्रोटीन फोल्डिंग की स्टडी और बाकी की चीज़ें सुपर कंप्यूटर्स पे बहुत अच्छे से होती है, इसलिए 10-10 साल का समय घट के 1-1 साल का हो गया। और ग्लोबल कोलैबोरेशन पहले होता नहीं था, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए टीके जल्दी आ रहे हैं। कोविड-19 की जो वैक्सीन आई, उससे एक चीज़ 100% दुनिया मान चुकी है, साइंटिस्ट मान चुके हैं, सीरियस इलनेस और डेथ कम हो गई है। मतलब टीके अच्छे हैं, हर व्यक्ति टीका लगाए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मेरे डियर स्टूडेंट, आप में से कितनों ने वैक्सीनेशन करवा लिया? फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, और कौन सा करवाया है? कमेंट थ्रेड में जब बताओ और शहर का नाम भी लिखो अपना। और ग्लोबल रिसर्चर्स और रिसर्चर्स इस बात पे मोहर लगा चुके हैं। इनफैक्ट अगर किसी को एक बार कोविड हो भी गया तो उसके बाद री इन्फेक्शन उसका बहुत ही कम होता है। तो मतलब ये अच्छी बात है। तो या तो आप कोविड के स्प्रेड को 2 तरीके से रोक सकते हैं, या तो कोविड की बीमारी फैल जाए और लोग उससे रिकवर होकर आए तो अगली बार कोविड नहीं होगा, और या तो आप वैक्सीनेशन को फैलाओ। समझ में आ रहा है? ब्रिटेन का जो पब्लिक हेल्थ है PHE, उसने ये चेक कर लिया है कि एस्ट्राजेनिका 71% इफेक्टिव रही फर्स्ट डोज के बाद ही, और 92% इफेक्टिव हो गई सेकेंड डोज के बाद। और ये भी डेल्टा वेरिएंट के सामने, B16172 जो भारत से निकला था, और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने डेल्टा प्लस के बारे में पढ़ लिया ना हमारे साथ, कल ही पढ़ाया था हमने, पूरी सीरीज अच्छे से देखो। तमिलनाडु में एक रिसर्च हुई कि कोविशील्ड जो है 92% ऑक्सीजन की जरूरत को ही खत्म कर देता है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, आप ठीक हो जाते हो, और 94% आपको ICU में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ओवरऑल कोविशील्ड जो है वो नए नए वेरिएंट्स के सामने भी रिजल्ट्स अच्छे दे रहा है। मतलब भारत जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन करे। रेगुलर जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बिंदु है, ये एडिट का बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। जीनोम सीक्वेंसिंग आपको पता है, इंसाकॉप के अब लेबोरेटरी 10 से बढ़ के 28 हो गई हैं, और रेगुलर जीनोम सीक्वेंसिंग आप करोगे तो नए नए वेरिएंट्स कौन कौन से इवॉल्व हो रहे हैं पता चलेंगे। और दूसरी चीज है रेगुलर वैक्सीन एफिकेसी स्टडीज। अब दोनों चीजें पैरेलल होनी चाहिए, जो नए नए जीनोम इवॉल्व हो रहे हैं उसका स्टडी करो, और पैरेलल में वैक्सीन की क्या एफिशिएंसी उसको चेक करो। तो जीनोम से पता चलेगा वेरिएंट कहां कैसे फैल रहे हैं, और वैक्सीन एफिकेसी से पता चलेगा कि प्रोटेक्शन कितना प्रतिशत ऑफर हुआ है। भारत को ये दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे। इंडिविजुअल्स के लिए वैक्सीन हमेशा डेथ और सीवियर डिजीज को रोकते हैं। अब यहां पे इन्होंने 3 चीजों में फर्क किया है। देखिए, ये जिस
टीम ने ये आर्टिकल लिखा है, ओरिजिनल हिंदू आज का पढ़िएगा, वो टीम के सारे नाम कमेंट में बताइएगा। तीनों एकदम दिग्गज हैं एपिडेमियोलॉजी, वायरोलॉजी और इस फील्ड के, उनको एक्चुअली ये टॉपिक पता है। नहीं तो हम टीवी पे देखते हैं कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट आ गया, कोई पीडियाट्रिशियन आ गया और वो सब पेंडेमिक का ज्ञान दे रहे हैं। ओरिजिनल ज्ञान केवल एपिडेमियोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, डिजीज एक्सपर्ट और यही लोग दे सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो इंडिविजुअल्स में, पब्लिक हेल्थ में और सोसाइटी में इन्होंने अंतर किया है। इंडिविजुअल्स के लिए वैक्सीन हमेशा व्यक्तिगत रूप से डेड डिजीज कम करती हैं। पब्लिक हेल्थ में ओवरऑल समाज में डिजीज बर्डन और इन्फेक्शन स्प्रेड कम होता है। और सोसाइटी के लिए तो एक ही एसिड टेस्ट है कि आपका नॉर्मल जीवन, वर्किंग जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ नॉर्मल कब होगी। तो जो हमारे नेता हैं, जो सारी पॉलिसीज बना रहे हैं, उनको इंडिविजुअल्स, पब्लिक हेल्थ, सोसाइटी, तीन नजरिए से स्थितियां बनानी पड़ेंगी, तभी जाके बात बनेगी। और ये तीनों के लिए पॉलिसी कैसे बनाओगे, एक्चुअली कितनी वैक्सीन कब आएगी, उस पर ही सब कुछ होगा। रियल वर्ल्ड सप्लाई सिचुएशन, व्हाट एग्जैक्टली इज द गोल इन इंडिया। अब भारत में क्या हुआ, गोल बदल रहे हैं। पहला गोल था 30 करोड़ लोगों को हमको वैक्सीन लगानी है, लेकिन उसके बाद की स्थिति सेकेंड वेव आने के बाद अचानक से रातों रात बदली, तो हमने ऑल अडल्ट की बात की। लेकिन अब सारे नए नए ट्रांसमिसिबल वेरिएंट्स आ गए, तो एक बात तो सरकार को भी समझ में आ गई कि कहीं ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। जब वैक्सीन्स नहीं आई थी तो दुनिया भर के ज्ञानी ये बोल रहे थे कि हमें हर्ड इम्यूनिटी की कोशिश करनी चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, आप वायरस को स्प्रेड होने देते हैं और आप बोलते हैं कि 70-80% लोगों में अगर वायरस पहुंच गया तो अपने आप सामुदायिक प्रतिरक्षा बन जाएगी, तो वायरस वैसे ही खत्म हो जाएगा स्प्रेड होना। लेकिन उसमें करोड़ों लोग भी तो मर जाएंगे। और स्वीडन की यही गलती रही कि उसने प्योरली कम रिस्ट्रिक्शन और ज़्यादा हर्ड इम्यूनिटी के चक्कर में बहुत लोगों की मौतें झेली। स्वीडन की काफ़ी बुराई हो रही है। दूसरा, अमेरिका में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ, ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन, अक्टूबर में। इसमें वहाँ के वैज्ञानिकों ने, 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन के वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जो लो एट रिस्क लोग हैं अमेरिका के, उनको फ्रीली जीने दो, जिसको जहाँ जाना है, कोई लॉकडाउन मत रखो, कोई कंडीशंस मत रखो, मास्क मत रखो। उससे क्या होगा, हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। इसकी बहुत आलोचना हुई कि इसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। समझ में आया, हर्ड इम्यूनिटी और ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन, दो अलग अलग चीजें। सिंपल रूल, जितना वायरस वेरिएंट ट्रांसमिसिबल होगा उतनी अधिक आबादी को आपको या तो इन्फेक्ट होना पड़ेगा या वैक्सीनेट होना पड़ेगा स्प्रेड को रोकने के लिए। और आज जो डेल्टा वेरिएंट घूम रहा है भारत में, इसके लिए भारत की 85% आबादी या तो बीमार पड़ जाए एक बार और रिकवर होकर बाहर आ जाए, या वैक्सीनेट हो जाए। इसका मतलब अभी तो भारत में समय है हर्ड इम्यूनिटी में काफ़ी। तो शॉर्ट टर्म गोल हमारा क्या होना चाहिए सरकार का, जो सबसे ज़्यादा रिस्क में है उनकी जान बचाओ। लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए, पूरी आबादी में इन्फेक्शन को रोक लो। सबसे ज़्यादा रिस्क पर जो हैं वो हैं बूढ़े लोग, और उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं जिनको बीमारियां हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन। अब ये बात सत्य है कि कुछ यंग लोगों की भी मौतें हो रही हैं, लेकिन भारत ने जो इनिशियली एज डिसेंडिंग अप्रोच रखी थी वो सबसे अच्छी थी। उसको बदलना पड़ा क्योंकि वायरस इतना तेजी से फैला, सरकार भी घबरा गई और वैक्सीन आ नहीं रही थी। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स ने भारत की स्ट्रेटेजी को तोड़ मरोड़ के रख दिया, और आज भी किसी को नहीं पता कि किस दिन कितनी वैक्सीन कहां जाएगी। सरकार बोल तो रही है कि बहुत जल्द रोज 1-1 करोड़ डोज लगेंगे, ये होगा वो होगा, वेट एंड वॉच है। तो ऑथर्स ये कहते हैं कि हमारी उम्मीद है, लेकिन संभावना बहुत कम है कि 31 दिसंबर तक पूरे भारत में सबको वैक्सीन लग जाए। और अगर वैसा एडल्ट्स को लगाने की आप बात कर रहे हो तो कम से कम 45 के ऊपर तो 36 करोड़ लोग होंगे, और अगर एक डोज भी ढंग से लगा दिया तो भी थोड़ा प्रोटेक्शन तो मिल ही जाएगा। अब सारा ध्यान गांवों पे लगाना बहुत ज़रूरी है। पल्स पोलियो में अगर हम कर सकते थे तो हम वैक्सीन में क्यों नहीं कर सकते कोविड की। साथ ही साथ कोविन ऐप की कंपल्शन को हटा दो, स्टेट्स को फ्रीडम दो डिस्ट्रीब्यूशन की, और पंचायत लेवल पे लोकल लीडर्स को बोलो कि भैया वैक्सीन का डर हटवाओ। स्टे अलर्ट टू रीजनल स्पर्ट्स, और जहाँ पे किसी रीजन में अचानक से केसेस बढ़ जाएं वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा वैक्सीन टेम्पररीली भिजवाओ। तो क्रेडिबल डेटा जो पहले दिन से मिसिंग रहा है पैंडेमिक में, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ने खुल के बोला है कि भारत में जो मौतें हुई हैं एक्सेस डेथ से पता चलता है 6 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना एक्चुअल मौतें हुई है। सरकार ने खंडन कर दिया कि हमने जो बोला है 99% सत्य है। मीडिया ने खुल के खबरें छापी हैं कि जहाँ 100 मौतें हो रही हैं ऑफिशियली 10 रिकॉर्ड हो रही हैं। इससे क्या होता है, लोग बहुत डर जाते हैं। सरकार अगर वास्तविक डेटा निकालने का प्रयास करे तो उससे सबका भला होगा, सरकार के एफर्ट्स का तो सबसे ज्यादा होगा। कैसा लगा आपको एडिट, मजा आया? समराइज करो इसको। आज का हमारा चौथा एडिट पे जाने से पहले हमारे सीए बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10 में एनरोल करें दोस्तों। सीए बूस्टर प्रीमियम में आप 1 महीने का भी ट्राई करके देख सकते हैं, आपको मजा आ जाएगा। 250 सेशन ऑलरेडी तैयार हैं आपकी पढ़ाई के लिए, और आप 251 से आज शुरू कर सकते हैं। पावर ऑफ 10 के 52 सेशंस अवेलेबल, और ये अपने आप में अद्भुत करंट अफेयर्स है। आज के आज एनरोल करो और पूरा पूरा लाभ लो।
चौथे पर आ गए मैरिज राइट्स फॉर LGBTQIA। सबसे पहले तो मुझे कॉमन थ्रेड में LGBTQIA+ का मीनिंग बता दो। सेम सेक्स मैरिजेस का मुद्दा अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जब आया तो भारत सरकार ने बोला कि भैया ये कोई अर्जेंट इशू नहीं है, इसको तो आप एडजर्न कर दो। अब अर्जेंट क्यों नहीं है? क्योंकि कोविड है, तो अभी इसमें हम बाद में बात कर लेंगे। एक्चुअली सरकार इस बहुत ही डेलिकेट मुद्दे पे अभी अपनी पोजीशन स्पष्ट करने में थोड़ा हिचक रही है। लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि भाई कोविड-19 ने तो LGBTQIA कम्युनिटी की दिक्कतों को बहुत बढ़ा दिया है और ऐसे लोगों को तो प्रायोरिटी पे अब सिविल राइट्स देने की जरूरत है। द मैटर इज ऑल अबाउट एक्सटेंडिंग सिविल राइट्स टू अ क्लास ऑफ सिटीजंस हु वेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अपने नागरिक अधिकारों की लड़ाई के लिए भारत के नागरिक, ये LGBTQIA+ कम्युनिटी के लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए, तो सरकार उनको ये अधिकार क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि अल्टीमेटली देने पड़ेंगे, सारी दुनिया में मिल रहे हैं। अब इसमें ये बोलते हैं कि भैया सन 2000 से LGBTQIA समुदाय के लोगों के अधिकार लगातार दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है 2005 का दक्षिण अफ्रीका, 2007 का ऑस्ट्रेलिया, 2015 का US सुप्रीम कोर्ट का और 2019 का मदुराई बेंच मद्रास हाई कोर्ट का। कितने केसेस दिए? और 2018 का हादिया केस। 1 2 3 4 5, तो आपके पास 5 डेटा पॉइंट हो गए हैं। आप समझ गए कैसे पढ़ना है इस चीज को? 2005 में दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक कोर्ट ने यह बोल दिया कि मैरिज एज अ यूनियन ऑफ वन मैन विद वन वुमन, ये डेफिनेशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसमें उन्होंने बोला कि ये स्पाउस होना चाहिए। वन मैन विद वन वुमन क्या होता है? तो इसका मतलब 18 की आयु के ऊपर कोई भी वयस्क व्यक्ति, पुरुष हो, स्त्री हो, ट्रांस वुमन हो, कुछ भी हो, कोई भी दो लोगों का यूनियन मैरिज माना जाएगा। 2007 में ऑस्ट्रेलिया के एक जज ने सरकार को बोला कि जो मेरे पार्टनर हैं, गे पार्टनर हैं, 38 सालों से गे पार्टनर हैं, उनको भी जुडिशियल पेंशन स्कीम दो। फिर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कानून बना दिया, सेम एंटाइटलमेंट्स फॉर सेम, इक्वल एंटाइटलमेंट फॉर सेम सेक्स कपल, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन। आप देख रहे हैं दुनिया में सारी चीजें इस तरफ ही बढ़ रही हैं, इनको राइट्स दिए जाएं। 2015 में US सुप्रीम कोर्ट ने तो सबसे बड़ा डिसीजन दे दिया, द फंडामेंटल राइट टू मैरी इज गारंटीड टू सेम सेक्स कपल्स अंडर द US कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ओबरगेफेल वर्सेस हॉजेस केस के नाम से फेमस हुआ है। भारत में मैरिजेस डन अंडर वेरियस लॉज, आपको पता ही है हमारे यहाँ पर्सनल लॉज होते हैं क्योंकि भारत एक बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। तो लॉ कमीशन ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हालांकि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है, लेकिन लॉ कमीशन ने पिछले 10 सालों की अपनी स्टडीज में सरकार को यह रेकमेंड किया था कि भारत में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड मत लाइए क्योंकि पर्सनल लॉ बहुत अच्छे से सर्विस दे रहा है, क्योंकि इतनी अधिक कम्युनिटीज हैं भारत में। ये लॉ कमीशन की बात मैं आपको बता रहा हूं, अपना मन से नहीं बता रहा हूं। तो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बोला था इट इज नाइदर फीजिबल नॉर एडवाइजेबल, लेकिन हो सकता है सरकार कल को ले भी आए, तो फिर उसके 10-20 सालों में उसके प्रभाव पता चलेंगे। फिलहाल भारत में जो शादियां होती हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937, लेकिन किसी में भी सेम सेक्स और क्यूर मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया क्योंकि ये थोड़े से मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन जुडिशियल डिसीजंस तो हैं। 2019 में मदुराई बेंच मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा? The term bride will include trans women and intersex persons identifying as women. So the marriage between a male and a trans woman is valid. बात समझ में आई? The Supreme Court in 2018 हादिया केस, ये अलग केस है, LGBTQIA केस नहीं है, लेकिन ये मैरिज का केस है। The right to choose and marry a partner is a constitutional right. Society has no authority to decide who will marry whom. बहुत बड़ा डिसीजन है। क्लियरली सेम सेक्स मैरिज को रोकना, क्यूअर मैरिजेस को रोकना, अनुच्छेद 14, 15, 21 का हनन है। तो सरकार आज जो ऑफिशियली कोर्ट में बोल चुकी है कि शादी क्या है भारत में, मैरिज इज अ बॉन्ड बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड अ बायोलॉजिकल वुमन, ये होल्ड नहीं करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस में भी जैसे परिवर्तन आया, तो द्रविड़ कल्चर में, द्रविड़ मूवमेंट जब चला था तो उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस आई थी तमिलनाडु में। उसका क्या मतलब? हम बिना किसी पुजारी की शादी कर लेंगे, हम बिना किसी रिलीजियस सिंबॉलिज्म के, ना फायर चाहिए, ना सप्तपदी चाहिए, ना हमको किसी तरह का मंगलसूत्र चाहिए, उसके बिना भी शादी हो सकती है। और वो रिंग्स का एक्सचेंज हो, गार्लैंड्स का एक्सचेंज हो, उसको भी ऑफिशियली शादी माना जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अकॉर्डिंगली रिफॉर्म हो गया था और उसी से आगे चल के कास्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस को तोड़ने में भी मदद मिल सकती है। तो मोटी बात यह है कि 29 देशों ने LGBTIQA में सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ किया है, भारत को भी इसे अलाउ करना होगा, आज नहीं तो कल। कैसा लगा आपको? कॉम्प्लेक्स विषय है और काफी सेंसिटिव विषय भी है, लेकिन धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहा है। तो आज की हमारी दो जो न्यूज आइटम्स हैं, पहला यह है कि भारत में इलीगल STBT
जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जबरदस्त बिक रही हैं। बहुत खतरनाक खबर है ये। आप जानते हैं भारत में आज तक केवल एक ही ट्रांसजेनिक क्रॉप अलाउड है और वो है बैसिलस thuringiensis कॉटन, जिसमें ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है 2000 के बाद से भारत में बिक रहा है, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा है कि ऑटोमेटिकली वो कपास में ही पेस्टिसाइड बनने लगता है और कॉटन बोलवर्म मर जाता है। सरकार ने केवल एक ही जीएम क्रॉप भारत में अलाउ की, कोई जीएम फूड क्रॉप तो आज तक अलाउ नहीं है। हालांकि इलीगल बीटी बैंगन पूरे भारत में उगाया जा रहा है और वो तो प्रैक्टिकली अब इकोसिस्टम में आ चुका है। लेकिन अभी की खबर यह है कि जो अवैध रूप से हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन बिक रहा है कई राज्यों में, जैसे गुजरात से बहुत लाखों बीज के पैकेट गुजरात से महाराष्ट्र हर साल जा रहे हैं। लॉ अथॉरिटीज कुछ कर ही नहीं रही इनको व्यापक स्तर पर रोकने की, और महाराष्ट्र में खुल्लम खुल्ला आंदोलन चल रहा है। सरकार को ये बोल रहे हैं कि भाई आप अलाउ करो, हमको तो ये ग्रो करना है, हम नहीं रोकेंगे। बहुत सारे किसान संगठन ऐसा कह रहे हैं। इस तरह के बीज भारत में इलीगल है, सरकार ने एचटीबीटी अलाउ नहीं किया है। इसमें एक्चुअली डर यह है सरकार को कि एचटीबीटी कॉटन में, जैसे बीटी कॉटन में तो पेस्टिसाइड बन जाता है, एचटीबीटी कॉटन में क्या होता है कि प्लांट जो है हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है, ग्लाइफोसेट। तो फिर किसान बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड यूज करेगा, और अगर वैसा करेगा तो फिर सुपर वीड्स बन सकते हैं, और जिन प्लांट्स में ये आ रहा है एचटीबीटी बीज वाले, उसके आसपास के प्लांट में भी रेजिस्टेंस आ सकता है। इसलिए सरकार इसको मना करे, लेकिन अभी तो फैल चुका है सब तरफ। बहुत जबरदस्त खबर है ये। और प्यारे दोस्तों, टर्की और अमेरिका ने आपस में एग्री कर लिया है कि काबुल के एयरपोर्ट का प्रोटेक्शन वो लोग मिलकर करेंगे आने वाले समय में, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि टर्की का जो रशियन S-400 ट्रायन सिस्टम है उसको खरीदने में अमेरिका ने अड़ंगे डाल रखे हैं। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे सारे के सारे एडिटोरियल्स। मजा आया आपको? कॉमेंटेड में बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़िए। याद है ना भैया, 6 जुलाई से S&T क्रैकर कॉम्बो और 8 जुलाई से इकोनॉमी क्रैकर। आज के लिए इतना ही। सोमवार को अब हम आपसे भेंट करेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।